नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी और विष्णु शंकर जैन ने न्यायपालिका के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शब्द आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सभा को संविधान सौंपा तो उस समय उसमें 26 नवंबर 1949 की डेट पड़ी हुई थी। तब ये दोनों शब्द उस समय उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में आपातकाल के दौरान आखिरकार इनको शामिल करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के मूल्यों और आदर्शों को बताती है। वर्ष 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय उन्होंने 42वां संविधान संशोधन करके संविधान में 3 शब्द शामिल किए: सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। जिसमें इंटीग्रिटी को लेकर के कोई विवाद नहीं है, लेकिन सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को लेकर के विवाद है कि इन 2 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग माना था, एवं यहाँ तक कि उसको संविधान की आत्मा तक कहा गया। लेकिन वर्ष 1960 में जब न्यायपालिका ने बेरुबारी जजमेंट दिया, तो उसमें उसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण भाग मानने से मना कर दिया, और उसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान के मूल्यों और आदर्शों की ओर इंगित करती है। मूल्यों और आदर्शों को तो बताती है, लेकिन यह सरकार को कोई शक्ति नहीं देती है। लेकिन वर्ष 1973 में जब केशवानंद भारती जजमेंट आया, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसमें न्यायपालिका ने सरकार और संविधान के समक्ष एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि सरकार के पास में संविधान में संशोधन करने की असीमित पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदलने की पावर नहीं है। और इसी जजमेंट में न्यायपालिका ने यह माना कि संविधान की प्रस्तावना भी हमारे मूल ढांचे का ही भाग है। अब जो पहला सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है, पहला सवाल यही है कि क्या संविधान की प्रस्तावना से ये 2 शब्द हटाए जा सकते हैं या नहीं हटाए जा सकते हैं। अगर हम केशवानंद भारती जजमेंट को देखें, जिसमें न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे का महत्वपूर्ण भाग माना था, जिसमें उसने कहा था कि प्रस्तावना में नए शब्द तो शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो शामिल किए जा चुके हैं उनको हटाया नहीं जा सकता है। और फिर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में ना तो संसदीय सर्वोच्चता का नियम काम करता है और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता का नियम काम करता है। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता का नियम काम करता है और संविधान ही सभी अंगों को पावर देता है। तो इस प्रकार से यदि केशवानंद भारती जजमेंट को देखा जाए तो ये इतना आसान नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना से ये 2 शब्द हट सकेंगे। लेकिन बाकी का पूरा दारोमदार न्यायपालिका के जजमेंट के ऊपर टिका हुआ है कि न्यायपालिका का जजमेंट क्या आता है, कि क्या वाकई में ये शब्द हटाए जा सकते हैं या नहीं हटाए जा सकते। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है, वो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब ये दोनों शब्द इतने ही महत्वपूर्ण थे, तो जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने क्यों नहीं इनको संविधान की प्रस्तावना में उस समय शामिल किया। जबकि 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी साय ने संविधान सभा के एक समक्ष एक रिजोल्यूशन रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर, संघीय और सोशलिस्ट शब्दों को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन उनके इस रिजोल्यूशन को दरकिनार कर दिया गया, और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि हमारा संविधान तो वैसे ही सेकुलर और सोशलिस्ट है। यदि आप संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे, जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई है, ये तो वैसे ही हमारे समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। हमको अलग से इसमें
शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। सैद्धांतिक रूप से यदि हम सोशलिस्ट शब्द को इसमें शामिल कर भी दें, लेकिन यदि व्यवहार में उसका पालन नहीं किया गया तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो भाग 4 तो वैसे ही हमारे समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं यदि संविधान की प्रस्तावना को गौर से पढ़ा जाए, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की गारंटी प्रदान की गई है। वहीं अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो हमारा संविधान तो वैसे ही सेकुलर और सोशलिस्ट मूल्यों का पालन करता है। इसमें अलग से इन शब्दों को शामिल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कहते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रोफेसर के.टी. शाह के इस रेजोल्यूशन को खारिज कर दिया था। अब जैसा कि याचिकाकर्ताओं का यह आरोप है कि ये 2 शब्द आपातकाल के दौरान शामिल किए गए थे, और चूंकि लोकतंत्र जनता के भावों की अभिव्यक्ति होता है, संविधान जनता की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन जनता की इच्छा को दरकिनार करते हुए वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जबकि उस समय सारे महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया। इस दौरान जब ये शब्द शामिल किए गए थे तो ये कहीं से भी जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति को नहीं दर्शाता है, क्योंकि उस दौरान मनमर्जी तरीके से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके सरकार ने इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया था। इस वजह से ये कहीं से भी वैलिड नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जो याचिकाकर्ताओं की ओर से दिया गया है। बाकी का सारा दारोमदार न्यायपालिका के जजमेंट के ऊपर टिका हुआ है कि न्यायपालिका का जजमेंट क्या आता है, कि क्या वास्तव में ये 2 शब्द हटाए जा सकते हैं या नहीं हटाए जा सकते। जबकि वर्ष 2008 में न्यायपालिका ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि ये शब्द संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन अब आगे देखना है कि आगे न्यायपालिका क्या अपना स्टैंड लेती है। धन्यवाद।